हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नए अच्छी और हिस्टोरिकल स्टोरी लेके आती रहूँ। अगर आप लोगों को ये हिस्टोरिकल स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करो, और जहाँ पे भी मैं गड़बड़ करूँ प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि हिस्टोरिकल स्टोरी यार आप लोग को पता ही है, मैं इतनी अच्छी तो नहीं कह सकती, बट हाँ ठीक ठाक ही है। फिर भी मुझे बताना आप लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जो लान वांग जी है वो वहाँ से गुस्से में ग्रॉल करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते मात्र ही विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है। हालांकि अभी विंग ने वांग जी को बस एक नज़र ही देखा है जी भर करके, उसके बाद उसने उसे देखा ही नहीं। वो अपना सर नीचे किए हुए था। जियांग फिंग अपनी जगह से खड़ा हो जाते और कहते हैं, सिफा मुझे माफ़ कर दीजिए, आई मीन मास्टर लैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर अगर वो राजकुमार आप नहीं करना चाहते तो मास्टर लैन आई मीन लैन किरण खड़ा होते हुए कहते हैं, नहीं नहीं फीमियांग प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगो, हमारे नेफ्यू ने ऐसा किया है, मैं उससे बात करूँगा, आखिर रीजन क्या है, ठीक है ना। पर सीचैन क्या तुम सच में ये शादी करना चाहते हो। तो सीचैन कहते हैं, यस अंकल मैं करना चाहता हूँ शादी। तो अंकल किरण आई मीन लैन किरण कहते हैं, फेमियांग मेरा एक नेफ्यू तुम्हारे एक बेटे से शादी करने के लिए तैयार है, दूसरे का मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जियांग फेमिया कहते हैं, फिर हम उसे उसके हवाले छोड़ते हैं, अगर वो चाहे तो कर सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना कह करके और वो जियांगजेंग को इशारा करता है कि वो विंग को यहाँ से ले जाए। फिर विंग और जियांगजेंग वहाँ से इस प्रणाम करके सभी को उस हॉल से बाहर आ जाते हैं। जब विंग बाहर आ रहा था तो जियांगजेंग उसको देखते हुए कहता है, क्या क्या तुम्हें बुरा लगा। विंग कहता है, नहीं सच कहो तो मुझे वो एक नंबर का रूड, अरियल, खरूस और अकरू लगा। तो जो हमारा जियांगजेंग था वो कहता है, सच में ना। तो विंग कहता है, हाँ सच में, वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, इसी वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं करता तो मैं इस रिश्ते को तोड़ देता। अच्छा हुआ जो उसने मुझे मना कर दिया। ऐसे खैर छोड़ो, हमें चलो, अभी हमने जो बताना था बता दिए, हम अभ्यास क्षेत्र में चलते हैं। फिर वो सब अभ्यास क्षेत्र में आकर के सभी बच्चों को तीरंदाजी करना और तलवार चलाना और जो भी काम आ रहे थे वो सभी वो करते जा रहे थे। उसके बाद विंग और वांगजी अपने अपने कक्ष में चले विंग और जियांगजेंग अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। विंग जब अपने कक्ष में आता है तो वो विंडो के साइड जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ बैठा हुआ था और खिड़की से आ रही ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था। वो बहुत एंजॉय कर रहा था। वो उसी खिड़की पे बैठ जाता है और फिर एक पत्ता जो कि उड़ते उड़ते उसके हाथों में आया, वो उसे अपने हाथों से लेता है और उसे स्मेल कर रहा होता है। जब वो स्मेल कर रहा होता है तो उसकी निगाहें बाहर की तरफ जाती है, जहाँ पे वो देखता है कि लान वांगजी आई मीन गुसु का सेकंड जेड प्रिंस वो उस लोटस पॉन्ड की तरफ जा रहा है जो विंग के घर के पीछे है, और वहाँ पर लकड़ियों का पुल बना हुआ है। वो उस पे धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है। उसने अपने राइट हैंड को अपने कमर के पीछे रखा हुआ है, उसके हाथ में तलवार है और वो सफ़ेद कपड़ों को पहने हुए सीधे वहाँ से चलते हुए जा रहा है। विंग बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसके बाद वो कहता है, हाँ, बड़ा आया चेट प्रिंस कहीं का, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया, तुम इसके लिए रिग्रेट जरूर करोगे। और इतना बोल करके वो वॉशरूम में जाता है और पानी में अपना फेस देखता है और वो ऐसे ऐसे देख रहा होता है, कहता है मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, फिर उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। हाँ, इतना बोल करके वो अपना चेहरा धो रहा था। जब वो धो रहा होता है तो उसने कमर में जो वो स्कॉल पट्टी जो ऐसे अंदर से घुसा के रखा हुआ था वो गिर जाती है, और उस पर जैसे ही पानी पड़ती है उसमें से वापस से ब्लैक ब्लैक स्मोक निकलना शुरू हो गया था। विंग नहीं देख पा रहा था कि उसमें से स्मोक निकल रहा है। वो स्मोक दोबारा से बाहर निकल जाता है उस पट्टी से। उसके बाद विंग आता है, ड्रेसिंग के सामने वो बैठा हुआ था। वो अच्छे से तैयार होता है, अपने बालों में बहुत सारे पिन डालता है, एसेसरीज डालता है, थोड़ा मेकअप करता है, और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, अभी गर्लिश टाइप का, और बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। उसके बाद कहता है, मैं भी देखती हूँ
अब तुम मेरे चार्म से कैसे नहीं पिघलते हो गुस्तु के सेकेंड जेड प्रिंस। इतना बोल करके वो चुपके से अपने रूम से बाहर निकलता है और पीछे के रास्ते से होकर वो भी उसी पॉइंट के पास आ जाता है जहाँ पे लान वांगजी जाकर के खड़ा था। वो वहाँ आते हुए कहता है, आखिर आखिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? हाँ वांगजी जब कुछ भी नहीं बोलता तो विंग वापस से कहता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? आखिर रिजेक्शन की कोई वजह तो होगी ना। वांगजी जो कि अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, विंग उसके सामने आ जाता है और आंखों को ब्लिंक किए हुए, फेस को पाउटी किए हुए पूछता है उससे, आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? हाँ वांगजी तब जाकर के विंग को फेस टू फेस देख पाया था। विंग वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, कह नहीं सकते कि हाँ वो इतना बुरा हो सकता है या कुछ भी। अभी जिस तरह से उसने अपने लिप्स को पाउटी किए हुए था और अपनी आंखों को वो ब्लिंक कर रहा था, वांगजी कंटिन्यूअसली उसको घूरे जा रहा होता है। विंग दोबारा से कहता है, मैंने पूछा आपने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, क्या कोई वजह है? वांगजी अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग को अब गुस्सा आ रहा था और वो जैसे ही ऐसे उंगली उठा करके उसे कहने वाला था, वैसे ही उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधे पानी में गिर जाता है। वांगजी उसको बचाने के लिए वो भी उसके साथ पानी में छलांग लगा देता है, जिस वजह से उसके कमर में जो स्क्रॉल पट्टी लगी हुई थी वो वांगजी के हाथ से टच हो जाती है और वो वांगजी के हाथ में आ जाती है। वांगजी जब तक उस पट्टी को देख रहा था तब तक विंग एक फोर्स के साथ सीधे नीचे चला जाता है। वांगजी उस पट्टी को देखता है और उसे अजीब सा होता है। वो पट्टी मानो जैसे वांगजी को पोजेस्ट कर लेती है। उसकी आंखें रेड हो गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पट्टी अपने कपड़ों के अंदर वो रख लेता है और उसके बाद वो जब इधर उधर देखता है तो उसे कहीं कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। वो वापस से नीचे नीचे जाता है जहाँ पे विंग सीधे सीधे नीचे जा रहा था और जब वांगजी वहां जाता है और उसको पकड़ता है, वो उसको जब देखता है तो विंग उसको बस देख ही रहा होता है। वांगजी की आंखें जो कि अभी पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी वो विंग को देख रही थी। विंग उसको देखता है तो अपने हाथ पांव को ऐसे छटपटाना शुरू कर देता है। जब वो छटपटा रहा था तो वांगजी उसको ऐसे ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जो छोटा सा ड्रैगन था वो ड्रैगन वापस से उसी तलहटी पे बैठा हुआ था। वो जब देखता है कि ऊपर हलचल हो रही है तो वो अपनी जगह से उठ के जब बाहर आता है तो देखता है दो शख्स है। फिर वो विंग को देखता है, वो जल्दी से आता है और बड़ा सा रूप लेकर के उन दोनों को लपेट करके ऊपर ला देता है। और दोनों जो कि पानी पी चुके थे, विंग छटपटा रहा था और वांगजी भी, इसी वजह से वो दोनों पानी पी चुके थे और उन दोनों को ला करके वहाँ पे फेंक देता है वो। और वो ड्रैगन अंदर से पानी में चला जाता है, अंदर से छुप के ही देख रहा होता है। तब तक वहाँ पे कुछ डिस्पर्स आ गए हुए थे। जब कुछ डिस्पर्स आते देखते यहाँ पे कि जियांग मतलब उनमें का दो जो हमारा सेकंड प्रिंस है वो और गोसू का जेड प्रिंस वो दोनों यहाँ पे है। वो भाग करके जाते हैं अंदर और मास्टर लैन किरेन को एंड देन जियांग फेमिया दोनों को सूचना दे देते हैं। उसके बाद उन दोनों को उठा के लाया जाता है। फिर उन दोनों के पेट से पानी निकाला जाता है। उन दोनों को अलग कक्ष में रखा हुआ था और वो लोग उसकी बॉडी की जांच कर रहे थे। बाहर जियांग फेमिया, मैडम यू, यानली और जो हमारा जियांग चेंग था वो विंग के कमरे के बाहर परेशान होकर खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचन और लैन किरेन वो दोनों लान वांगजी के रूम के बाहर खड़े होकर के परेशान हो रहे थे। जब हिलर उन दोनों को चेकआउट करके आते हैं बाहर तो जियांग फेमिया को हिलर कहते हैं कि वैसे तो खतरे वाली कोई बात नहीं है, पर इन्होंने पानी ज़्यादा पी लिया है। वैसे ये तालाब इतना गहरा भी नहीं है, फिर ये इतने नीचे कैसे जा सकते हैं और इतना पानी कैसे पी लिया? इसमें तो आदमी खड़ा हो सकता है ना। तो जियांग फेमिया कहते हैं मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, जो भी है, बट क्या वो ठीक है? तो हिलर बोल देता है कि हाँ पानी निकाल दिया है, थोड़ी देर में वो लोग होश में आ जाएंगे। ऐसे ही बातें लैन किरण को भी बोली जाती है लांग वांगजी को लेकर के। उसके बाद उन दोनों के पास दास दासियों को छोड़ दिया जाता है ताकि वो लोग उन लोगों की देखभाल कर सके। उसके बाद जब ये लोग ऐसे ही हॉल में बैठे हुए थे तो लैन किरण कहते हैं क्या वो पॉन्ड इतना ज़्यादा गहरा है कि आदमी उस पर जाए तो डूब जाए? तो हमारे जो जियांग फेमिया थे वो कहते हैं नहीं, उसमें तो आदमी के बस
कंधों तक ही पानी है, उससे ज़्यादा पानी है ही नहीं। कोई डूब कैसे सकता है भला? पता नहीं क्या बात है। लेकिन जब ये दोनों जब वहाँ डूबे गिरे थे तो वो उस पट्टी की वजह से वो एक और डायलॉग खुल गया था। एक कह सकते हैं कि कुछ और जोन खुल गया था जो उन दोनों को खींचे लेके जा रहा था नीचे नीचे नीचे। वो तो उस ड्रैगन ने उन दोनों को ऊपर किया था। ये बात इन लोगों को पता नहीं थी। तो कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, पर पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं मालूम। अब तो होश में आने के बाद ही दोनों बच्चे बताएंगे। कुछ घंटे बाद जब विंग को होश आता है तो वो अपना सर पकड़ते हुए उठ के बैठता है और कहता है आह, उस जेट प्रिंस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को समझता क्या, उसने मुझे धक्का दिया, लेकिन जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जब विंग उसको बोलने के लिए ऐसे आगे बढ़ने वाला था तो वो अपने कपड़ों में ही लटपटा करके सीधे पानी में धड़ाम से गिर गया था। और अभी हमारे विंग को लग रहा है कि हमारे लाल वांग जी ने कुछ किया है। अब वो ऐसे पकड़े हुए था, तभी एक जो सेविका बैठी हुई थी वो कहती है, हाँ तुम्हें होश आ गया? मैं तो कितना डर गई थी ना, मैं जाके बोलूँ सबको बाहर? तो हमारा विंग कहता है कि यार चुप हो जाओ, किसी को कुछ नहीं बताओ, ठीक है ना? मैं उस जेट प्रिंस को तो मार डालूंगा, देखना तुम। वो हाँ, मुझे एक चाकू दो। तो केसिया कहती है, क्या कहा तुमने? चाकू दूँ? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ बोलने के लिए। विंग कहता है, मैंने कहा ना मुझे चाकू दो तो दो, और मैं पीछे से जा रहा हूँ, अगर कोई आए अंदर तो तुम मेरी जगह सो जाना। केसिया कहती है, क्या कहा आपने प्रिंस? मैं ऐसा करूँगी लोग मुझे मारने डालेंगे। मैं आपकी सेविका हूँ ना, कि मैं आपके बेड पे कैसे सो सकती? तो विंग कहता है, जैसा कहा है वैसा करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो एप्पल वाले टोकरी में से वो चाकू निकालता है एंड देन पीछे से कूद के, और वाघ जी का कक्ष थोड़ा ही दूरी पे था तो वहाँ से बचते बचते उसके रूम में जाता है। उसके रूम पे भी वो पीछे से ही गया हुआ था। और वाघ जी जो कि अभी बेहोश था, और विंग आता है। पहले तो वो सबसे पहले जाकर के मेन डोर को बंद करता है एंड देन आकर के उसको चाकू से ऐसे उंगली से ही पूरा ऐसे गोल गोल राउंड राउंड घुमाते हुए कहता है, तुम होगे गुसू के जेट प्रिंस, पर तुम अभी उनमें क्लान में हो, और तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम यहाँ आकर के मुझे मुझे बुली करोगे, मुझे पानी में धक्का दोगे? एक तो पहले तुमने मुझे रिजेक्ट किया, शादी के लिए मना कर दिया, तुम्हें मैं खूबसूरत नहीं लगता? इतना काफी नहीं था कि तुमने मुझे पानी में धक्का दिया, और अभी यहाँ पे बड़े आराम से सो रहे हो और मेरे सर्वेंट तुम्हें खातिरदारी कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा तो तुम्हारे साथ होने नहीं देने वाला। इतना बोल करके वो चाकू लेकर के जैसे ही उसको ऐसे मारने वाला होता है, वांग जी उसको हाथ पकड़ लेता और कहता है, तुम्हें पता है एक प्रिंस को चांद से मारने की कीमत क्या होती है? हाँ विंग कहता, कौन मारा है तुम्हें? हाँ मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम तक बच गए हो सही सलामत या नहीं। हाँ इतना बोल करके वो जैसे ही अपने आप को छिड़ाने वाला होता है, वांग जी सीधे उसको फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर था। वांग जी अभी जेंटल था, ओनली फॉर ऊपर था, उन दोनों की बॉडी आपस में प्रेस नहीं हो रही थी। विंग जो कि एकदम नर्वस हो रहा था और नर्वस होकर के उसे देख रहा था। वांग जी उसकी उस खूबसूरत ब्यूटी को देखता ही जा रहा था और उसको देखता ही जा रहा था, खोता जा रहा था। वांग जी के हाथों में चाकू था क्योंकि वो थोड़ा बड़ा चाकू था, और उसके हाथों से खून बहता जा रहा था। जैसे जैसे वो खून गिर रहा था, वांग जी के अंदर जो स्क्रॉल पट्टी उस बीच वाला जो वांग जी के पास था वो हलचल करना शुरू कर देता है। वांग जी की बॉडी वापस से पजेस्ड हो रही थी और उसकी आंखें वापस से रेड हो चुकी थी। वो विंग को देखते हुए उसने अपने हाथ को ऐसे टर्न करके बेन में डाला हुआ था, वो विंग के ऊपर था। वो खून जो उसके हाथ से कट के गिर रहा था विंग के बॉडी के ऊपर। वांग जी ओनली फॉर कहता है, मीट मीट, और इतना बोल करके वो सीधे धड़ाम से विंग के ऊपर गिर जाता है। विंग कहता है, क्या इसने इसने मुझे मीट कहा? पर मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। और वो वांग जी को हटाने का ट्राई कर रहा था, पर वांग जी इतना ज़्यादा भारी था कि वो हट ही नहीं रहा था। विंग जैसे तैसे करके उसको वेट पर से हटाता कहता, हाँ, ये खाता क्या है? हाँ, इतना भारी कैसे हो सकता है ये? हाँ, जो भी कहो ये सच में बहुत भारी है। इतना बोल करके अपना हाथ वाथ झाड़ते हुए उठ के बैठकर कहता है, ओह माय गॉड, सिट सिट सिट, इसके तो हाथ कट गए हैं। फिर वो जल्दी जल्दी से अपने जो उसने हाथ में
अंदर जो पहनता ना ड्रेसेस उसमें एक पट्टी बांध के रखा हुआ था ऐसे ही। वो पट्टी वो जल्दी जल्दी से वही पट्टी निकाल करके विंग के हाथों में वो बांध देता है। और वो पिंक कलर की पट्टी थी क्योंकि अभी आज विंग ने पिंक कलर के कपड़ा पहना हुआ था। वो पट्टी बांध देता है और कहता है अब ठीक है, थोड़ी देर में खून बंद हो जाएगा। उसके ऊपर वो दवाई छिड़क देता है एंड देन उस कमरे से वापस भाग जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।